सो चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, 10 ही है ना, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो लाइन से आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन, क्लास 10th में पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद होगा। तो इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे, याद है ये चीज, ठीक है। यहां पर इसका ग्राफ जो है, ग्राफ बनाना, ग्राफ प्लॉट का नाम देखते थे, जैसे सपोज ये हो गया इस लाइन का ग्राफ, ठीक है ये चीज। ओके कुछ प्री रिक्विजिट जो आपको पता होने चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d, जिसको कि हम ए बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद है ये चीज? ठीक है, ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा जो आपको याद रखना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद है कि नहीं ये चीज? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में दो केसेस होते हैं, एक तो इंटरनल वाला, इंटरनल, इंटरनल वाला क्या होता है? जैसे मान लो एक पॉइंट ए है जिसका की कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है जिसका की कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी जिसका की कोऑर्डिनेट है मान लो x y, ठीक है। ये इंटरनली है दोनों पॉइंट के बीच में, समझ रहे हो ना? तो अगर मान लो पॉइंट सी इसको m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में? m:n। ये दरअसल m:n मतलब m/n क्या देता है? AC की लेंथ अपॉन CB की लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर इस रेशियो में डिवाइड करता है तो हम x का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n। याद है क्लास 9th में भी किया था, m1 m2 में पढ़ते थे, या इसको mn में लिख दिया है मैंने। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n। याद आया ये चीज? ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत और याद हो कि मान लो अगर c का कोऑर्डिनेट दे दिया होता और रेशियो निकालने बोला होता, तो इस रेशियो को हम क्या लेते? k:1 का रेशियो लेके सॉल्व करते थे, ऐसा था, ठीक है। अब अगर मान लो पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट है, पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट है, तो उस केस में ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? पॉइंट सी अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो सेक्शन फॉर्मूला जल्दी बताओ। मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:1 हो जाएगी। तो ये 1 और ये 1, तो मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? x1 प्लस x2/2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2। क्लियर हुआ ये स्टेप? मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो पुरानी थी। इसमें एक और चीज ये आती है कि अगर मान लो ये जो पॉइंट सी है ये एक्सटर्नली फॉल करता है, एक्सटर्नली मतलब ए और बी के बीच में नहीं है, उसके बाहर है, तब वो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो ध्यान से समझना। देखो इधर, अब हम यहां पर लेते हैं, मान लो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और यहां पर एक पॉइंट आ रहा है एक्सटर्नली सी, ये पॉइंट आ रहा है एक्सटर्नली सी जिसका की कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। और पॉइंट सी इस ए बी को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब a से c तक की जो लेंथ है और b से जो c तक की लेंथ है, इसका जो रेशियो है वो m:n है। समझ में आ रहा है ये चीज? ये m और ये n m:n का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर ये चीज? तो उस केस में जो पॉइंट c है उसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये चेंज होगा अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां पर सेकंड कंडीशन लिख देना एक्सटर्नली का, एक्सटर्नली। ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था ना,
क्लास 10th में। इंटरनली वाला तो पढ़ा हुआ था, तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, यहां तक हो गया सबका, हटा दो इसको मैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़नी है, जो आपके में से डिलीटेड थी क्लास 10th में, अगर ये नोट डाउन नहीं हुआ ना छोड़ देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें से ले लेना, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक डिलीटेड था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। मान लो कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी, थर्ड पॉइंट सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। और अगर मान लो ये तीनों नॉन कोलीनियर पॉइंट है ना, नॉन कोलीनियर पॉइंट मतलब अगर इनको इस तरह से ज्वाइन किया जाएगा तो ये एक ट्राइंगल बनाएगा। अगर तीनों कोलीनियर पॉइंट हो जाएंगे तो कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में आएंगे, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मॉड, ध्यान से समझना, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, और ये मॉड आ जाएगा। मॉड क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। कई बार कैलकुलेशन में ये टर्म आपको नेगेटिव मिल सकते हैं, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है, पहली चीज। दूसरा, ये फॉर्मूला याद करने के लिए साइक्लिक रूल आप याद कर सकते हो। देखिए साइक्लिक रूल कैसा, 1 2 और 3, तो 1 से 2 इस तरह से देखो, 1 से 2, 2 से 3, तो देखो ऐसा रहा 1 2 3। फिर दूसरा देखोगे क्या रहा है, 2 3 और फिर क्या रहा है 1 2 3 1, फिर अगला क्या रहा है 3 1 2। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, तो उससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? एक्स वाली टर्म पहले और वाई वाली टर्म्स जो है वो बाद में ब्रैकेट में आएंगे। तो इससे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। अब अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके उसका एरिया निकालना पड़ेगा। समझ गए ये चीज? हटा दो इसको, मैं फिर फॉर्मूला लिख लिया तो। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है, जो नई चीज अब जो स्टार्ट होने वाली है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हेडिंग डालना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो देखो क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहां पर एक लाइन है, वो इस तरह से जा रही है, इस तरह से ले लेते हैं लाइन को, इस तरह से ये लाइन जा रही है, ठीक है। यहां पर ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनो। जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आया? मतलब आप इसको नहीं बोल सकते एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। आप इसको नहीं बोल सकते एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे अगर आगे बढ़ाए तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये किससे बन रहा है, वाई एक्सिस से बन रहा है। तो ये समझ गए सबके सब? ठीक है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसी भी लाइन के स्लोप को बताता है। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब वो कैसा, शेप कैसा है, वो राइजिंग है लाइन, फॉलिंग है लाइन, कांस्टेंट है लाइन। हाँ करेक्ट, ठीक है, वो बताने के लिए। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप को वैसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। यहाँ थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर ये चीज? तो अगर मान लो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब वो लाइन कैसी बनेगी, एकदम वर्टिकल बनेगी। वर्टिकल बनेगी तो उसका स्लोप कैसा होगा, तो यहां पर थीटा की जगह 90 रख दो, तो 1090 की वैल्यू कितनी होती, इनफाइनाइट। मतलब इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली राइजिंग होगी। समझ में आ रहा है ये चीज?
अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 रख दो, थीटा 0 मतलब वो लाइन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा उसका, 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू मैं ये लेता हूं, थीटा की वैल्यू कुछ बड़ी लेता हूं, मान लो मैं 120 डिग्री लेता हूं, मान लो 120 लेता हूं, थीटा 120 डिग्री। तो यहां पर टेन थीटा, टेन 120, टेन 120, तो सिर्फ आप क्वाड्रेंट समझो, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और टेन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब वो लाइन कैसी होगी, फॉलोइंग होगी। और 120 डिग्री कैसे बनेगा लाइन में, देखो जब लाइन ऐसी होगी तभी वो 120 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो 120 डिग्री बन रहा है मतलब वो लाइन क्या होगी, फॉलोइंग होगी, नीचे की तरफ गिर रही हो, और उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आई ये चीज? क्योंकि टेन 120 नेगेटिव हो गया। तो इससे जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, टेन थीटा होता है स्लोप जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एम की वैल्यू 0 तो लाइन जो होगी वो कांस्टेंट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। स्लोप अगर होगा पॉजिटिव तो लाइन राइजिंग लाइन होगी, स्लोप अगर होगा नेगेटिव तो लाइन जो होगी वो फॉलिंग लाइन होगी। क्या ये कंक्लूजन समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। अच्छा, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है, ठीक है, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोला जाता है। हिंदी में इसको ढाल या प्रवणता ये भी बोला जाता है, ठीक है। प्रवणता। सबके हिंदी मीनिंग अभी लर्न कर रहा हूं मैं, हटा दो इसको मैं। ओके। अब उसके बाद देखो, लाइन अगर मान लो आपको कोई लाइन गिवन है, इस तरह से लाइन गिवन है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको नहीं पता, आपको सिर्फ उस लाइन पे दो पॉइंट पता है। मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो भी आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। अब जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये भी स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा m इज इक्वल टू टेन थीटा जो अभी मैंने बताया वो। नहीं रहता ना इनके में। हम्म। हो गया, इसको हटा दूं मैं। हाँ, अब इधर सब सामने ध्यान देना, यहां पर दो लाइन आपको दिख रही है, पहली लाइन कौन सी, L1, और दूसरी लाइन क्या है, L2। ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो दोनों का एक्स एक्सेस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा की वैल्यू सेम होगी, थीटा की वैल्यू सेम तो स्लोप भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर L1 इज पैरेलल टू L2, इट इंप्लाइज दैट M1 इज इक्वल टू M2। M1 मतलब क्या है, M1 मतलब लाइन वन का स्लोप जो है उसको हम बोलेंगे L1। M2 मतलब क्या है, लाइन टू का जो स्लोप है उसको बोलेंगे M2। समझ में आए? तो कोई दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होगी क्वेश्चंस में। यस। हम्म। हो गया, यहां तक नोट डाउन किया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसी है, ठीक है, दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। मान लो ये लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 है, दूसरी लाइन L2 है जिसका की स्लोप M2 है। तो उस केस में L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ये नोट डाउन कर लो। इसका डेरिवेशन है लेकिन मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी डेरिवेशन बताऊंगा तो बोर हो जाओगे, ठीक है। नहीं, बहुत एकदम आसानी से आ गया। वो 10 180 माइनस थीटा, बस उतना ही करना है, 10 90 माइनस थीटा, उसी से हो जाएगा। हटा दो इसको अभी मैं। ओके। अब नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट
एंगल बिटवीन टू लाइंस, हेडिंग डालो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो इस तरह से ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, ठीक है। ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। जब ये दोनों लाइन कट करेंगी तो ये वाला जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, मान लेते हैं वो एंगल क्या है, फाई, ठीक है ये चीज। तो इनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है टेन फाई इज इक्वल्स टू मॉड मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का। अब मॉड क्यों लगाए, इसके पीछे का लॉजिक समझना। मॉड हटता है तो प्लस और माइनस दो चीजें आती हैं। तो प्लस आएगा तो आपको एक एंगल की वैल्यू मिलेगी, माइनस आएगा तो दूसरी वैल्यू मिलेगी, तो एंगल की दो वैल्यू मिलेंगी। मान लो प्लस आने पे फाइव की वैल्यू आ रही है 60, तो माइनस आएगा तो फाइव की वैल्यू क्या आएगी बताओ, वो आएगी 120। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल दो हो सकते, एक तो ये भी हो सकता है एंगल, दूसरा एंगल ये वाला भी हो सकता है। समझ में आया ये चीज। तो अगर ये वाला एंगल फाइव है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस फाइव बनेगा। तो आप मॉड को हटा के सीधा पॉजिटिव लेके ही सॉल्व करो, आपको एक एंगल मिलेगा, दूसरा एंगल उसका सप्लीमेंट्री होगा। अगर फाइव की वैल्यू 50 आई तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130 होगा। आपको प्लस माइनस लेके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनियरिटी कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है समझो, मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में आते हैं। अगर एक ही लाइन में आएंगे तो क्या होगा, तो ए बी का जो स्लोप है और बीसी का जो स्लोप है, दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हो गया, नोट डाउन किया सबने यहां तक, दैट्स इट। तो यहां तक फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया वो खत्म होता है और अब स्टार्ट होगा सीधा क्वेश्चंस। तो हटा दो इसको मैं पूरा, अभी तक कितनी और हैं अभी आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतनी चीज है। हाँ हाँ, सही चीज पूछा इसने। कौन सा वाला, ये वाला कहाँ गया, वो ट्राइंगल वाला, ये ये वाला पूछ रहे हैं ना, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ट्राइंगल ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा अगर तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये सिंपल सी चीज है। मतलब ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरे की वैल्यू जीरो होगी अगर ए बी सी तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे या कोलिनियर होंगे, तो एरिया क्या आएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा। क्लियर ये चीज, हाँ इसीलिए एरिया जीरो होगा। ओके, तो समरी क्या क्या थी जल्दी से सुनो। सबसे पहले हमने क्या देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला, सबको याद है डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हमने क्या देखा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर है तो उनके बीच में जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राइंगुलर रीजन बनेगा, और उसके एरिया का फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सेक्शन फॉर्मूला। दो तरह के सेक्शन फॉर्मूले, इंटरनली और एक्सटर्नली वाला। इंटरनली वाला हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा था। एक्सटर्नली के लिए बीच में बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, क्या था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा। थीटा की वैल्यू हमने देखी। थीटा कैसे मेजर करते हैं, नहीं थीटा मेजर कैसे करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर ये चीज। फिर हमने देखा स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, एम से रिप्रेजेंट होता है, एम की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा के इक्वल होती है। क्लियर ये चीज। और स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर ये चीज। और उसके बाद फिर हमने देखा पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है,
इक्वल, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में रिलेशन देखा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। क्लियर ये चीज। और उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका फॉर्मूला देखा तो tan phi है वो फॉर्मूला, tan phi इज इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और इसके बाद बस इतना ही पढ़ा ना। अच्छा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, दैट्स इट। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। सो पेज नंबर 211, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर दिस ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या क्या है जल्दी बोलो। हाँ हाँ जल्दी बोलो। हाँ 0,7, 5 - 5, -4, -2। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस है, आपको इसको प्लॉट करना है और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना देंगे, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, -4,5। -4,5 कहां पर आएगा, बताओ जल्दी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -1, -2, -3, और ये हो गया -4। 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। तो -4,5 यहां पर आएगा, आएगा यहां पर। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, 0,7, कहां पर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 7, तो ये आ जाएगा 0,7। समझ गए कि नहीं ये चीज। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सपोज ए, ये वाला पॉइंट हो गया सपोज बी। क्लियर है यहां तक सबको। थर्ड पॉइंट कौन सा है, 5,-5, कहां पर आएगा 5,-5, नहीं 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया -5। तो 5, -5 ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा भाई, यही आएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, 5, -5। और इस पॉइंट को मार्क कर देते सी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कौन सा है, -4, -2, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। -4 -2 ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा, ये हो गया -4 -2। इस पॉइंट को मार्क कर देते डी। ठीक है, सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इन सबको ज्वाइन कर देते, तो ए से बी ज्वाइन होगा, बी से सी ज्वाइन होगा, सी से डी ज्वाइन होगा और डी से ए ज्वाइन होगा। तो बन गया ये क्वाड्रिलेटरल। यहां तक सबको क्लियर। क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद उसका एरिया निकालना है। ठीक है, हाँ होता है, लेकिन वो उतना कॉम्प्लेक्स नया फॉर्मूला क्यों याद रखें, ट्रायंगल में तोड़ के ही करो, वो उसी से डिराइव हुआ एक्चुअल में वो फॉर्मूला। यहां तक क्लियर सबका। इसके बाद आप क्या करो, इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी को इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको दो ट्राइंगल मिल जाएगा। फर्स्ट वाला ट्राइंगल देखो ये वाला हो गया, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो हम इस तरह से इसको x1 ले लेंगे, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। समझ में आया यहां तक सभी को। ठीक है, ये x1 y1 ले लिया, x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने शॉर्टकट बताया था ना, क्यों भूल गए, हाफ मॉड, सबसे पहले क्या आएगा x1, फिर क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर क्या आ जाएगा प्लस x3, और ये क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। समझ में आया ये चीज। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते, तो ये गया हाफ मॉड x1, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी -4 अंडर ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू 7, y3 की वैल्यू -5। इसको ध्यान से करना, प्लस माइनस की गलती मत करना, -7 माइनस ऑफ -5 ऐसा होगा, प्लस x2
तो x2 की वैल्यू क्या है 0, तो प्लस 0 जो भी है उससे कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि वो 0 हो जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस x3, तो x3 की वैल्यू क्या है 5, x3 y1 माइनस y2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 7, क्या आ जाएगा 5 माइनस 7, ब्रैकेट क्लोज नॉट। सॉल्व करो, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है एरिया। जल्दी बोलो क्या आया। 1/2 मॉड, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 फोर जा 48 माइनस 48, और ये -2 और ये हो जाएगा -5 -10, तो कितना आ जाएगा दोनों का सम, तो +58 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या है 29 स्क्वायर यूनिट। आया क्या सबका। 29 स्क्वायर यूनिट कौन सा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया। अभी दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस अब यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी थोड़ी सी। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 अलग अलग होगा, ठीक है। ये बना लोगे क्या। हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूं, फिर उसके बाद दोनों को करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा होमवर्क, ठीक है। ठीक है, मेरे को दिखाना हो, मेरे को बताना होमवर्क चेक करना है आयुषी, ठीक है। हटा दो आगे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. अच्छे से पहले पढ़ के समझो इसको क्या लिखा हुआ है। मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा कि क्या लिखा है। समझ लिया सबने क्वेश्चन। ताने एक्सप्लेन करोगे। हाँ, तो किसी को समझ में आया क्या। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तो समझ में आया, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ कितनी है 2a, ये भी क्लियर है सबको, ठीक है। और उसका जो बेस है वो कहां पर है, y एक्सिस में, बेस y एक्सिस में है, और बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पर है, ओरिजिन पे। ये चीजें सबको क्लियर ना। इसका मतलब जो बेस बनेगा वो लगभग कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, समझ में आया ये चीज, इस तरह का होगा बेस उसका। यहां पर ये वाला पॉइंट सपोज ए हो गया, ये वाला पॉइंट सपोज बी हो गया, और ए से बी की जो टोटल लेंथ है वो आपको गिवन है कितनी है 2a, यहां से यहां तक की लेंथ है 2a। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब यहां पर जो दूसरा वाला जो बनेगा और ये वाला जो बनेगा ये भी जो है 2a होगा, समझ में आया ये चीज। ये वाली लेंथ भी 2a हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी। अच्छा, इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है o पे, इसका मतलब o से a की लेंथ क्या है a, o से b की लेंथ भी कितनी है a। क्या ये फिगर सबको समझ में आया, कुछ डाउट तो पूछ लो। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इसमें सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट सबसे पहले बताओ, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट बताओ भाई। गलत, वर्टेक्स ए गलत। वर्टेक्स ए कहां पर आ रहा है, कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। वाई कोऑर्डिनेट उसकी हाइट से पता चलेगा, तो इसकी हाइट कितनी है ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a। क्लियर ये चीज। दूसरा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ, 0, -a। क्लियर हुआ ये चीज। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट -a, क्योंकि ये नीचे है ना माइनस वाई एक्सिस में। क्लियर ये चीज, यहां तक तो हो गया सबका। अब चाहिए पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकलेगा पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ये बताओ। पॉइंट सी कौन सा एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में। इसका मतलब इसका इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, समझ गए ये चीज।
एक्स कोऑर्डिनेट असल में कैसे निकलेगा, ये वाले डिस्टेंस से निकलेगा। क्लियर ये चीज? ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो ये हो जाएगा ए, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2a, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा, और आपको बेस जो है वो निकालना होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा a स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे बेस स्क्वायर लिख दो। समझ में आई ये चीज? तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, जिससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी √3a हो जाएगी। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस। तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा √3a, 0। दैट्स इट, हो गया। सबको क्लियर ना? चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो और क्या करना है? और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? फाइंड द वर्टाइसेस, दैट्स इट। अच्छा मान लो ये पूछा होता फाइंड द एरिया, तो क्या लिखते? हाँ, एरिया क्या आता? 1/2? नहीं, एरिया क्या आता है ये बताओ ना। एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया अगर पूछा होता तो बताओ कैसे निकालते? कौन सा फॉर्मूला लगाते? मॉड x1 y2? नहीं, वैसा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि कितना कैलकुलेशन करना पड़ता। स्मार्ट वर्क करो। ये देखो, ये पूरा बेस कितना हो जाता है 2a, हाइट कितनी हो जाती है √3a, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। समझ में आया ये चीज? या और एक तरीका क्या है, ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। याद आया ये फॉर्मूला? नहीं है याद? तो याद कर ले। अरे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, कैसे नहीं, कभी ना कभी तो पढ़े होगे, पढ़े है ना? क्लास 9th में हेरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर में हम इसको डिराइव भी करते थे। हाँ ठीक है, तो इसको याद रख लेना, यूज होगा कभी ना कभी। √3/4 ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए की जगह पे क्या आएगा 2a आएगा, क्योंकि यहाँ साइड की लेंथ कितनी 2a। तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो √3a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4 और 4 कट जाएगा। क्लियर ये चीज? अगर एरिया पूछा होता तो ये करते। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, यही है। और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x2, y2। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या बोल रहा है? PQ इज पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस। मतलब P अगर यहां पर है तो Q कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। समझ में है? तो ये देखो PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? y एक्सिस के। और यहां पर Q का कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 गिवन है। ठीक है, अब PQ की लेंथ निकालने बोल रहा है, तो बताओ क्या होगी PQ की लेंथ? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगी PQ की लेंथ? ठीक है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ऐसे इमीडिएटली आंसर करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। बताऊं मैं? देखो इधर ध्यान दो, यहां पर ये PQ जो है पैरेलल है, मतलब देखो ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसका इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 होगा। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट जो है ये भी क्या होगा? x1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो P और Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हुआ ये चीज? यहां पर डिफरेंस किस में आएगा? y कोऑर्डिनेट में। तो y1 का मतलब असल में क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका y1। क्लियर हुआ ये चीज? y2 का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका? y2। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये y1 और ये क्या हो गया? y2। अब आपको चाहिए PQ का डिस्टेंस, तो कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो PQ का डिस्टेंस क्या आएगा? y2 माइनस y1, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है,
दूसरा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही चाहते हो तो ऐसे लगेगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये दोनों पैरेलल है मतलब x1 और y1 दोनों की, x1 और x2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम होगी तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचा, रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या बच जाएगा, y2 माइनस y1 बच जाएगा। समझ में? तो इससे भी निकाल सकते हो या सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में वो क्या बोल रहा है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गया, हाँ ये x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2, तो बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1, दैट्स इट। क्लियर ये चीज, हटा दो उसको मैं, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखना, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ के मुझे समझाओ। तान्या प्रेजेंट हो? क्या लिखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक पॉइंट निकालना है जो किसमें, एक्स एक्सिस में। ठीक है, हाँ बातें नहीं, इधर ध्यान देना। ये हो गया सपोज एक्स एक्सिस, ठीक है, आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि एक्स एक्सिस में, मान लो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट पी नाम दे देता हूं उसको। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, बताओ जल्दी। एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस में। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। यस, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, कितना गिवन है बोलो जल्दी, कितना गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट 7,6, बी का कोऑर्डिनेट 3,4, और आपको बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है डी और ये वाला जो डिस्टेंस है डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। आया समझ में? तो एपी इज इक्वल्स टू बीपी, ऐसा लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बन जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एपी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी। तो बीपी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? फर्दर यहां पर दोनों का रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस यहां 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। राइट साइड में x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। क्लियर ये चीज? फिर इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 16। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर इसको इधर उधर शिफ्टिंग करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस क्लास 10th में भी थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। फिफ्टीन बाय टू। हम्म, ठीक है, ठीक है, हटा दूं मैं, बन जाएगा आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना, जल्दी से तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, यहां से स्टार्ट होता है स्लोप लोप वाला कुछ नया टॉपिक। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। समझो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, आपको किस लाइन का स्लोप निकालना है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है वो लाइन, ओरिजिन से पास हो रही। पढ़ा ना सबने क्वेश्चन, पढ़ो पहले अच्छे से, पढ़े नहीं कई बच्चे क्वेश्चन ठीक से।
नहीं नहीं नहीं, मिड पॉइंट से जा रही है और परपेंडिकुलर है, दोनों में अलग मीनिंग होता है। बताऊं? पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन तो पढ़ा ना? आपको एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो सबसे पहले ना डायग्राम बनाना अच्छे से सीखो। पहले तो एक लाइन बना दो इस तरह से, ये ओरिजिन से पास हो रही है, इसका पॉइंट मतलब एक पता है हमको, इस लाइन का एक पॉइंट पता है, क्या है, 0,0। यहां तक क्लियर सबको? और कहां से पास हो रही है, और कहां से पास हो रही है, मिड पॉइंट से, एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से। एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है। एक पॉइंट है मान लो ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो तो क्या है, 0,-4। और दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 8,3। ठीक है। अच्छा, 8,0। इसमें ना ये मत देखना कि मैंने ये पॉइंट यहां पर नहीं आएगा, मैंने ऐसा रफ डायग्राम बनाया है, समझ रहे हो ना? ये 0,-4 यहां नीचे कहीं आएगा, मैंने ऐसे रफ में बना दिया। यस यस। तो सबसे पहले क्या है, इंस वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, x1 + x2/2, और दूसरा क्या था, y1 + y2/2। क्लास 10th में भी हमने यूज किया है। तो ये लगाएंगे तो 8 + 0/2 मतलब क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, समझ में आया? और -4 + 0/2 मतलब क्या आ जाएगा, -2। मतलब कि आपको इस लाइन में दो पॉइंट मिल गए, मिल गए कि नहीं? पहला पॉइंट कौन सा है, 0, 0, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4, -2। अब स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले थे, जिसमें एक फॉर्मूला दो पॉइंट वाला, हाँ, तो स्लोप निकालने का ये वाला फॉर्मूला, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये अप्लाई करेंगे तो यहां पर y2 - y1 मतलब क्या हो जाएगा, -2 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब ये हो जाएगा 4 - 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/4 मतलब m इज इक्वल्स टू आएगा -1/2। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ में आया ये चीज? सबको क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं। कौन सा? नहीं, उससे कैसे पता चलेगा, उससे तो एरिया निकलेगा, राइट एंगल कैसे प्रूफ होगा? बाकी लोग सब क्वेश्चन पढ़ो पहले, बार बार पढ़ो जब तक आपको सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है, और सोचो। बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ो। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, ये आपको प्रूव करना है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ए, बी और सी मार्क कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये वो ट्राइंगल बन रहा है, इस तरह से वो ट्राइंगल बन रहा है, एक है ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल में 3 साइड है, एक्चुअल में 3 साइड है, 3 लाइन है, मतलब 1 मिनट रुक जा, 3 लाइन है मतलब, ठीक है, 3 लाइन में कोई भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो ये राइट एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और 2 लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं, ये हमको कैसे पता चल सकता है, उनके स्लोप के प्रोडक्ट से, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे, किसका स्लोप निकालेंगे, ए बी का, फिर स्लोप निकालेंगे किसका, बीसी का, फिर स्लोप निकालेंगे किसका, एसी का। और तीनों के स्लोप निकालने के बाद हम देखेंगे कि क्या किसी दो का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अगर आ रहा है मतलब वो परपेंडिकुलर है वो दोनों, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर हुआ ये चीज? चलो देखते हैं, काम करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी देखो डायरेक्टली, y2 - y1 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 3 - 4 मतलब क्या आ जाएगा, -1। तो ये कितना आ रहा है, -1।
स्लोप ऑफ बीसी निकालते हैं, तो बीसी y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा -1 -5 मतलब क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 तो -1 -3 मतलब क्या हो जाएगा -4 मतलब ये कितना आ जाएगा 3/2। स्लोप ऑफ एसी निकालते हैं तो y2 माइनस y1 मतलब ये कितना आ जाएगा -1 -4 मतलब ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -1 -4 मतलब ये क्या आ जाएगा -5 तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। समझ में आया ये चीज? तो ए बी और ए सी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा होगा इसमें? यस तो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा ए, क्योंकि ए देखो कॉमन है ना दोनों में। नहीं वो तो मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया, जरूरी थोड़ी। समझ में कैसे पता चलेगा कि ए बी और ए सी देखो कॉमन वर्टेक्स कौन सा है ए है, तो ए वाला वर्टेक्स क्या होगा राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा। समझ गए पूरा लॉजिक? किसी को कोई डाउट तो पूछो जल्दी। क्या चीज के लिए? नहीं इसको ऐसा लिख दो, इस वाले को M1 मार्क कर दो, इसको मार्क कर दो M2 और ऐसा लिखो सिंस M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 therefore AB is perpendicular to AC, hence ABC is a right triangle right triangle right angled at A right angled at A। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं बस इतना ही करने से चल जाएगा। आप ये ट्रायंगल नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। आपको सिंपल ये लेना पड़ेगा, तीनों पॉइंट को एबीसी मार्क करके स्लोप निकाल के प्रोडक्ट को -1। ये कोई ज्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो 2 नंबर से ज्यादा का नहीं रहेगा। ये हटा दो इसको मैं, आपके बस लॉजिक टेस्ट होंगे इसमें कि आपको कितना कंसेप्ट ध्यान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ पढ़ो और समझो और बताओ। हम्म चेक कर ले। गलत है मेरे ख्याल से तेरा आंसर। और किसी ने? हाँ क्या भूल गया था? क्या लगा है 10? हाँ 10/30 1/√3 ही होता है। हाँ आंसर √3 है। अब देखो इधर, इधर ध्यान से समझो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई एक पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? अदिति पढ़ो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। विच इज, अब इसके बाद ध्यान से सुनना। हाँ पढ़ो। तो y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बन रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कहां है? ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। वहां से एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की इधर, इधर होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये एंगल कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना होता है? 90। तो ये जो लाइन है, ये जो कंप्लीट एंगल बना रही यहां से यहां तक का, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल होगा 120 डिग्री, और ये होगा दरअसल थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो वो जो 30 डिग्री है वो वाई एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, और आपको स्लोप निकालने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 120। क्या ये समझ में आया सभी को? अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहां पर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan 120 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर?
10 120 की वैल्यू आपको पता तो रहती नहीं है, तो क्या लिखते हैं उसको, 180 माइनस 60 ऐसा लिखेंगे। 10 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा आ जाएगा, मतलब माइनस 10 60। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो आंसर क्या आएगा, -√3। समझ में आया? ओके, हटा दो इसको फिर मैं, कुछ डाउट तो पूछ लो। अच्छा, अगर मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज बोल दिया होता तो क्या आंसर होता, बताओ। तब आंसर √3 होता, करेक्ट। तब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसा, ये 30 हो जाता। तो ये एंगल कितना बनता, ये वाला एंगल कितना, 60 बन जाता। समझ में आ रहा है ये चीज? और 1060 की वैल्यू क्या होती, √3। तो अकॉर्डिंगली वो लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा तो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो जल्दी से बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो करके कर सकते हो, दूसरा कोलिनियर में स्लोप वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो स्लोप वाला तरीका आपको अप्लाई करना है, वो ट्राइंगल वाला जीरो करने वाला तरीका अब नहीं करना अप्लाई। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट बताओ क्या क्या है। ए कोऑर्डिनेट 2,1, और थर्ड क्या है, 4,5। तो सबसे पहले आप तीनों पॉइंट को ए बी सी ऐसा मार्क कर दोगे। फिर उसके बाद आप ऐसा लिखोगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। समझ में है? और ए बी का स्लोप कैसे मिलेगा, y2 माइनस y1। तो देखो यहाँ y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस x। समझ में आई ये चीज? दैट इज इक्वल टू, यहां पर जल्दी बोलो क्या होगा, स्लोप ऑफ बीसी देख के बताओ, देख के बताओ। 5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 2। तो ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2। 4/2 मतलब ये आ जाएगा 2, ये 2 कटा तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आ रही है क्या, चेक करो। नहीं आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है बोल रहा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जल्दी बताओ लॉजिक, स्लोप वाला लॉजिक बताना। अच्छा वर्टाइसेस बताओ जल्दी, क्या क्या है। हम्म, ये जो चारों वर्टाइसेस गिवन है ना, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ये आपको प्रूफ करना है। किसका स्लोप इक्वल होगा, एग्जैक्टली exactly. देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देखो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल। और एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल। समझ में है? तो आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए चारों के स्लोप निकालने पड़ेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, फिर क्या करोगे, स्लोप ऑफ बी सी, फिर क्या करोगे, स्लोप ऑफ सी डी, फिर क्या करोगे, स्लोप ऑफ डी ए। समझ में है ये चीज? चारों के स्लोप निकालने के बाद चारों में दो दो पेयर आपस में इक्वल होंगे, मतलब अपोजिट साइड्स क्या प्रूव हो जाएंगी, पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। बन जाएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े नेक्स्ट पे। ओके, हिंट नोट कर लो, सॉल्व करके आप लोग अपना वेरिफिकेशन करोगे इसमें। ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा फिर।
अदिति को देखो नोटबुक निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा है क्या? ओके। मैं चेक करूंगा ना, मेरे को याद दिलाना, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ, बनाना तुम लोगों को है। ठीक है। तो परसों की क्लास में मैं पूरा चेक करूंगा। सीबीएसई वालों का तो पूरा करूंगा, तुम लोगों को तो देखते ही रहता हूँ। हटा दो इसको मैं। हम्म। मैथ्स में क्या, सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने से नहीं आपको पता चलता है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो और ध्यान से समझो। तो समझ में आया किसी को? क्या करना है रिया, बताओ तो। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दिया हुआ है। तो आपको एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ये क्वेश्चन है। क्लियर ये चीज? हाँ ऐसा हो सकता है। हम्म, कैसे निकालेंगे? नहीं वो थोड़ा सा गलत है। वो ऐसा बनना चाहिए, एंगल ऊपर की तरफ बनना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना चाहिए। देखो इधर ध्यान दो। ये हो गया सपोज आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये बन रही है, मान लेते हैं वो लाइन। क्लियर ये चीज? और आपको एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल बना निकालना है, ठीक है। ऐसे ही बनाया था लाइन। अब इसमें तूने ये वाले एंगल को थीटा लिया, बस वही गलती है। तेरे को ये वाले एंगल को थीटा लेना है। समझ में आया? क्योंकि एंगल जब भी हम मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव होता है वो एंगल, ठीक है। तो हमको ये थीटा की वैल्यू निकालनी। क्लियर ये चीज सबको? अब आपको और क्या गिवन है, इस लाइन पे दो पॉइंट गिवन है। कौन कौन से दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो? 3, -1 और 4, -2, ये है, ये गिवन है। क्लियर ये चीज? अब बताओ कैसे करेंगे, बताओ। हम्म। देखो, स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और एक और तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। समझ में है? और यही थीटा आपको निकालना है। और ये y2 y1 x2 x1 गिवन है, पुट कर दो वैल्यू। तो टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब 4 - 3, ऐसा ही होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3, मतलब 1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्या ये समझ में आया सभी को? तो थीटा की वैल्यू बताओ फिर। हम्म। हम्म। 135 करेक्ट है। हाँ देखो कैसे निकलेगा इसके बाद ना, आपको लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो इस तरह से लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस को अलग छोड़ो, और वन को क्या लिख सकते हैं, 10 π/4। ये लिख सकते हैं, π/4 में अगर कंफ्यूजन होता है 45 लिख दो, 1045 लिख सकते हैं। समझ में? तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं ये लगा रहा हूं इसमें, -10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 180 माइनस थीटा, यही होता है। -10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 180 माइनस थीटा। 10 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो -10 थीटा। तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, -10 थीटा को ये लिख सकते हैं। तो यहाँ -10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा, मतलब 180 - 45। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 135। tan tan कैंसिल होगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये चीज आप नोट डाउन करके रख लो, ये बहुत जगह यूज होगी इस चैप्टर में। -10 थीटा को 10 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, क्योंकि वही चीज हमने यहां पर यूज की है।
नहीं, इसको खत्म करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर मैं जल्दी नहीं पढ़ाया ना तो तुम लोग बोर हो जाओगे। हटाओ इसको। मैं ये तो अभी चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब ये तो ऐसा प्री रिक्विजिट वाला चैप्टर है, मतलब इसके इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस एक्सरसाइज के, इस एक्सरसाइज का ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ चलो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। पीछे में तुम दोनों में से कोई एक बताना, एक्सप्लेन करके। अब बुक किसकी है वो? तुम दोनों क्यों नहीं लेके आया? अच्छा, उसको दियो। ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा सबने? The slope of a line is double of the slope of another line. If the tangent of angle between them is 1/3, find the slope of the two lines. तो आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले उनको ग्राफिकली इमेजिन करना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले मान लो ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है। पहली लाइन को हम मान लेते L1, दूसरी लाइन को मान लेते L2, ठीक है। अब पहली लाइन का स्लोप मानते हैं m है, तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 2m होगा, क्योंकि जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप पहली लाइन का डबल है, ऐसा बोल रहा है ना। तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या होगा? 2m होगा। क्लियर ये चीज? दोनों के बीच में बनने वाला एंगल सपोज फाई है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, ऐसा स्टेटमेंट यूज किया है। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब कि 10 और 5 इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है। क्या ये समझ में आया जो मैंने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये सारी चीजें लिखी? क्या नहीं आया बता? क्वेश्चन पढ़ा? फिर से पढ़, बोल के पढ़, बोल के पढ़, सबको सुनाई देना चाहिए। स्टॉप। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एंगल बिटवीन देम इज 5, so tangent of angle between them it means tan phi is equal to 1/3। समझ में आया यहां तक? ये पूरा गिवन है क्या? नहीं, ये जैसा है अभी वैसी होगी, यहां तक क्लियर ना? अब बताओ कि कैसे करेंगे। जो भी चीजें आज हमने पढ़ी स्टार्टिंग में प्री रिक्विजिट में, उसमें कौन सा तरीका इसमें लगेगा बताओ? एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला पढ़ाया था। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या था? टेन फाइव इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। याद आया? हाँ चलेगा। तो टेन फाइव की जगह पे कितना आ जाएगा? ये 1/3। मॉड को हटा के पॉजिटिव ले लेना, मैंने बताया था। तो m2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2m माइनस m1 की जगह पे क्या आएगा? m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू m। क्या ये समझ में आया सभी को? तो 1/3 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m²। यहां तक क्लियर सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3m। 3m उधर जाएगा तो 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? -2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बनेगा, फर्स्ट पेयर में से 2m निकलेगा, m-1 बचेगा, यहाँ पर -1 कॉमन निकलेगा, m-1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो m-1 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2m-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद m-1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1/2। क्लियर हुआ सबको यहां तक? क्या हुआ?
अच्छा, तो वो माइनस वो भी ऑप्शन है ना 0.5x वाला। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चंस बचे, जल्दी जल्दी खत्म करने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 12, 13, 14 और एक जैसे क्वेश्चन है लगभग। हटा दो इसको, मैं 12, 13 में से एक करा देता हूं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास हो रही है, इज द स्लोप बिटवीन द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, फाइंड दिस। तो देखो ये दिया हुआ है आपको x1 y1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, h कॉमा k दिया हुआ है। तो एक जो लाइन है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया h कॉमा k, और उसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना है उसका m। तो भाई स्लोप का फॉर्मूला लगा दो, m इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला है। तो स्लोप m की जगह m रहेगा, y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, y2 की जगह पे क्या आएगा देखो k, तो k माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 की जगह पे क्या आ जाएगा h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यही प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना है क्या, कुछ गलत हुआ क्या। हाँ सही है, मैं इधर वो ऐसे इधर उधर बस लिखा, ठीक है। बस यही करना, स्लोप का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स 13 में वो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी वो इक्वल करते हुए चलना पड़ेगा। हम्म 13 में ना, 13 में वो वैसे 13 के लिए मैं हिंट कर देता हूं, उसको कर देना सॉल्व, ठीक है। 13 में ना देखो ऐसा करना पड़ेगा, तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए ना, क्या क्या कोऑर्डिनेट, h कॉमा 0, फिर क्या है a कॉमा b, और फिर थर्ड वाला कौन सा है 0 कॉमा k, ऐसे ही दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c ले लेना, फिर ऐसा करना स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बीसी, और स्लोप ऑफ ए बी में वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां पर भी वही, फिर उसका सिंप्लीफाई करोगे ना, वो इक्वेशन जो प्रूव करनी है वो हो जाएगी। नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे जाए अब, हटा दो इसको मैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा ए बी का स्लोप, फिगर में दिख रहा है ना। तो उसमें आपको फिगर में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो x1 y1 है, समझ रहे हो ना। x1 की जगह पे कितना है 1985, और y1 की जगह पे कितना है 92, फिर b का कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब x2 y2 गिवन है, क्लियर। और स्लोप ऑफ ए बी के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, निकल जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। यस, फिर उसके बाद पॉपुलेशन इन 2010 ये निकालना है। उसके लिए ना आपको वो ऐसा वाला करना पड़ेगा, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और पॉइंट सी हो गया। देखो इधर ध्यान दे दो, बस हिंट बता रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था, जल्दी बताना कितना था, 1985 कॉमा 92, बी का कोऑर्डिनेट कॉमा, और सी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 2010, और कॉमा वाई की वैल्यू निकालनी, यही है क्वेश्चन। ए बी का स्लोप तो निकाल ही लोगे, फिर इसके बाद तुम लोगों को करना क्या है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, बस ये करना है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, समझ गए। और ए बी का स्लोप तो निकाल ही लोगे, बीसी के स्लोप में वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दोगे। हम्म 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 समझ गए ना, ये हो जाएगा।
तो ये सारे क्वेश्चंस, पूरे 14 क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा सारे सीबीएसई वाले बच्चों के नेक्स्ट क्लास में आने के पहले। ये जो पीडीएफ है, अगर आपका कुछ छूट गया है तो मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, डेट वाइज उसको चेक कर लेना और उसमें से आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक तो ग्रुप में गिवन है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं व्हाट्सअप करूंगा फिर। कौन सा चैप्टर है ये? स्ट्रेट लाइंस। तो मैं इस नाम से सेव कर देता हूं, एसटी लाइंस।